गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 12th क्लास सीबीएसई के लिए आज हम 3rd चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो 2nd चैप्टर रिवीजन किया है उसमें हमने वीडियो अपलोड कर दी है लास्ट वाली। अब देखिएगा जो 3rd चैप्टर है थोड़ा इजी है आपके बारे में, मतलब 10th क्लास में आपने इसको थोड़ा पढ़ा होगा तो थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। देखिएगा अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर वायर से जो चार्ज फ्लो होता है पर सेकंड या पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, चार्ज को हम Q से लिखते हैं और Q बराबर NE, आपने क्वांटाइजेशन फॉर्मूला पढ़ा होगा तो यहाँ से I बराबर NE अपॉन T भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इंस्टेंटेनियस यानी अगर हमें तात्क्षणिक करंट देना है तो I बराबर क्या होता है, DQ अपॉन DT। तो यहाँ से हम Q का मान भी निकाल सकते हैं। करंट की अगर यूनिट की बात करें तो कूलाम पर सेकंड होता है, उसको हम एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, एक एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, अगर किसी भी सर्किट से 1 कूलाम चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, वो करंट 1 एम्पियर होगा। ठीक है ना। CGS यूनिट की अगर हम बात करें तो CGS यूनिट की क्या होती है, स्टेट कूलाम होती है चार्ज की यूनिट। ठीक है ना, तो करंट की कितनी हो जाएगी, अगर हम निकालेंगे 1 कूलाम की रखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं 0.1 बायोट। ठीक है, CGS यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, बायोट होती है और 1 एम्पियर 0.1 बायोट के बराबर होती है। डायमेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक तो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, यानी उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि करंट है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन है और करंट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर का मतलब क्या होता है कि वो पार्टिकल जिनके थ्रू चार्ज ट्रांसफ़र होता है उनको हम क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। क्लियर, जैसे हमने पढ़ा होगा ना कि हम आगे भी पढ़ेंगे जब सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो चार्ज कैरियर क्या होते हैं कि जैसे अगर कंडक्टर होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन यानी मेटल होती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कैरियर होते हैं। जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनके अंदर होल, ठीक है ना, होल होते हैं। ठीक है, होल होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं। अब देखिएगा मेटल के बारे में अगर हम बात करें, मेटल क्या होती हैं कि मेटल का जो चार्ज कैरियर है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन है उनके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आयंस होते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, होल होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और होल। और जो गैसियस कंडक्टर होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, आयन होते हैं, चार्ज कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए करंट डेंसिटी ये क्या होती है कि किसी भी पर यूनिट एरिया से पास होने वाला करंट वो क्या कहलाती है, करंट डेंसिटी कहलाती है। इसको J से लिखते हैं। ठीक है, तो करंट डेंसिटी होती है करंट अपॉन एरिया। तो I बराबर क्या हो जाएगा, J डॉट A। डॉट क्यों आया है, क्योंकि I क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखना करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है और एरिया भी वेक्टर है, लेकिन करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, I बराबर क्या लिख सकते हैं हम, J डॉट DA भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर वायर की अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहती है तो उसके अंदर से फ्लो होने वाला करंट है वो उसके V यानी पोटेंशियल के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बच्चों देखिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप इनको थोड़ा पढ़ लेना और इसमें कुछ समझाने का भी है नहीं। ठीक है, ये देखिएगा थोड़ा कि VI ग्राफ, ठीक है ना, इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि VI ग्राफ है या IV ग्राफ है। ठीक है, तो VI ग्राफ का जो स्लोप है वो रेसिस्टेंस को डिनोट करता है, लेकिन IV ग्राफ का जो स्लोप है वो इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस को यानी 1/R को डिनोट करता है। क्लियर, जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है ना, रेसिस्टेंस होता है कि किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर
जो चार्ज फ्लो होता है उसका अपोज करता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस का कारण क्या होता है कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर जब चार्ज फ्लो होता है तो कंडक्टर के अंदर मिलियंस नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलिजन की वजह से क्या होता है, उनकी एनर्जी लॉस होती है, इसलिए करंट क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है और वो वायर क्या होता है, हीटअप हो जाता है। देखिएगा रेसिस्टेंस का ये जो टॉपिक है आपकी सिलेबस में नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वगैरह, फिर भी आप एक बार देख लेना इसका ओवरव्यू कि इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, अब देखिए रेसिस्टेंस, किसी भी वायर का जो रेसिस्टेंस है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, एक टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक फोर्थ डिपेंड करता है नेचर ऑफ ए कंडक्टर पर, यानी किसी भी कंडक्टर की अगर नेचर है, अलग अलग नेचर के कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी अलग अलग होता है। ठीक है, एक होता है कंडक्टिविटी, सॉरी रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होती है कि देखो आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेसिस्टेंस है वही क्या कहलाती है, उसकी रेसिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट इसमें कि इसकी जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है। ठीक है, और इसकी डायमेंशन भी आपको याद रखनी है। ये एक दो कुछ न्यूमेरिकल हैं, आपको शायद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, लेकिन इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये भी जिन बच्चों ने ये पीडीएफ नोट नहीं किए हैं, ठीक है ना, उनके बारे में मैं वापस से कहना चाहता हूँ कि आप उनको, जिन बच्चों के पास पीडीएफ नहीं है वो लीजिए और उनको जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो मेन पार्ट है, यहाँ से आते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन द कंडक्टर, यानी फर्स्ट टॉपिक है आपका इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बैटरी। देखिए क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते हैं। ठीक है, और वो थर्मल वेलोसिटी से, यानी जो रूम टेम्परेचर होता है उससे रैंडमली मोशन करते रहते हैं। उनकी जो स्पीड होती है थर्मल वेलोसिटी की, वो लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिएगा चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली और रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं, कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में मोशन नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन तो होता है लेकिन जो नेट करंट है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि तो जो करंट चार्ज है वो थर्मल वेलोसिटी यानी रूम टेम्परेचर से मोशन करते हैं, और उसका जो रेंज होती है वो लगभग या ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी। ठीक है ना, तो थर्मल वेलोसिटी के केस में नेट करंट कितना होता है, 0। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हमने, इसलिए वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं करते। अब देखिएगा नेक्स्ट आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि जैसे ही हम उस कंडक्टर के दोनों सिरों के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं यानी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उस फोर्स की वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और मूव जो करते हैं इलेक्ट्रॉन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की फ्लो होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से जो करंट जनरेट होता है उस करंट को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिएगा उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगातार फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक वजह से, तो उनकी वजह से क्या होते हैं, वो मोशन स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसकी वजह से होती है, चार्ज के ऊपर फोर्स लगने की वजह से। अब देखिएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम Vd से लिखते हैं। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेंज है वो 10 की पावर -4 से लेके 10 की पावर -5 तक होती है। ठीक है, अब जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की में, कि इट इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज एन कंडक्टर गेट
ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी डेफिनेशन क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसकी डायरेक्शन में, अपोजिट टू द करंट, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जब देखिएगा इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तो वो दूसरे चार्ज पार्टिकल से टकराते हैं। ठीक है। दूसरे चार्ज पार्टिकल से जब टकराते हैं तो वो क्या होता है उनके साथ, वो फिर जीरो वेलोसिटी हो जाती है, लेकिन उनके ऊपर लगातार फोर्स लग रहा है, फिर वो लगातार मूव कर रहे हैं। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूले की बात करें। देखिए जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, रखा होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, अगर हम बात करें तो फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए। तो वहाँ से अगर हम ऐसे रिलेशन की बात करें तो एफ बराबर एफ अपॉन एम। अब चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना होता है, क्यू ई। तो यहाँ पर हमने क्या रखा है, एफ की जगह क्यू इंटू ई रख दिया। ठीक है। अब क्यू यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो क्यू की जगह हमने ई पुट कर दिया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से बात करते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी। तो यहाँ से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, वी डी। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा, वी प्लस ए टी। तो वी डी बराबर 0 माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो ये वी डी का एक्सप्रेशन है, माइनस ई टाउ अपॉन एम। क्लियर। स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो वी डी बराबर कितना हो जाएगा, ई टाउ अपॉन एम। क्लियर। मोबिलिटी क्या होती है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की मूव करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। ठीक है। इसको हम क्या लिखते हैं कि वी डी अपॉन ई, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, मोबिलिटी। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है ना। तो कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड अक्रॉस ई। ठीक है। तो करंट बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई, और ई का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है। तो यहाँ से एन बराबर क्या हो गया, एन अपॉन वी, यानी कैपिटल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में। तो यहाँ से कैपिटल एन वैल्यू हम निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम या इन कंडक्टर। ठीक है। अब आपको पता है वॉल्यूम किसके बराबर होती है, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया, तो क्यू बराबर क्या हो गया, एन ई ए एल। ठीक है। अब देखिएगा अगर टाइम निकालना है हमें, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यानी उस कंडक्टर की लेंथ एल, वी डी क्या होगी, जिस स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है। अब उस इक्वेशन को हम रखेंगे तो आपके पास आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। जब इसको सोल्व करेंगे तो यानी आई है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी डी के। यानी जितने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इसको आप देखना, इसके एक दो जो रिलेशन है उनके बारे में भी आपको याद रखना है कि जो ए है वो किस पे डिपेंड करता है, वी डी वगैरह। अब देखिएगा ये वाला डेरिवेशन ओम्स लॉ का, ठीक है, आपको रिमूव करना है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ वगैरह ये भी छोड़ दीजिए, आपके सिलेबस में हटा दिया है इसको। देखिए बच्चों, इससे पहले के जो टॉपिक हैं आपके, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आपको नहीं करने हैं। ठीक है ना। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या है कि आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है इस बार, जो रेसिस्टेंस का पार्ट है, कॉम्बिनेशन है और सीरीज और पैरेलल, उसके अलावा जो उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम बात करते हैं सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सेल जो एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक सेल के दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सेल होता है जिसको हम रीयूज नहीं कर सकते, एक बार काम में लेने के बाद उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते,
लेकिन जो सेकेंडरी सेल होता है, जैसे कि आपकी इन्वर्टर की बैटरी होती है, उसको हम बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, यानी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ईएमएफ। आपको पता है कि जब कोई भी सेल, ध्यान से सुनना, ईएमएफ और पोटेंशियल में क्या अंतर होता है। जब कोई भी सेल अगर सर्किट में नहीं जुड़ा होता है, ओपन सर्किट में, जो उसके टर्मिनल होते हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल है उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, यानी ईएमएफ। ठीक है, ओपन सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो नहीं होता है। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है कि जब सर्किट के अंदर अगर हम किसी सेल को जोड़ देते हैं तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का, यानी क्लोज सर्किट के अंदर दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज समझ के कि जब सर्किट के अंदर सेल को कनेक्ट कर दिया जाता है, क्लोज सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनल रेसिस्टेंस, क्या होता है कि जो सेल होता है उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक फिलअप होते हैं वो भी क्या करते हैं, करंट का अपोज करते हैं। यानी जो सेल होते हैं उनके अंदर भी एक इंटरनल स्मॉल रेसिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इनसाइड द सेल करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव, और लेकिन बाहर कैसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, अब इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको पता है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, ई एम एफ अपॉन आर प्लस आर। यहाँ पर स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये देखना आपको, तो ये रिलेशन है जो V इक्वल टू ई माइनस आर। इसका मतलब क्या होता है, ई एम एफ हमेशा वोल्टेज से क्या होता है, ज़्यादा होता है। टर्मिनल वोल्टेज से ई एम एफ कितना ज़्यादा होता है, आई आर फैक्टर के इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, अब सेल का जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, उसी तरह से सेल का भी कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो आप बिल्कुल क्लियर है आपकी इस तरह से कि अब देखो सीरीज के अंदर क्या हो जाएगा, प्रत्येक में करंट क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, तो अगर n सेल जुड़े हों तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन ई, और रेसिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, एन आर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल ईएमएफ निकाल सकते हैं उसका। अब डिफरेंट सेल जुड़े हैं तो फर्स्ट वाले के लिए निकालेंगे हम ई माइनस आई आर। ठीक है ना, तो सेकंड वाले के इस तरह